Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. हेलो, गुड आफ्टरनून. धनंजय, कल कौन सी रैंक आई धनंजय तुम्हारी? अजय, तुम्हारी क्या रैंक आई? प्रद्युम्न, क्या रैंक आई? धनंजय की 8th रैंक आई. बाकी और? सभी लोग अपनी रैंक बताएं, जितने भी लोग आज आए हैं अभी लाइव. धनंजय, प्रद्युम्न. हाँ जी, बाकी लोग भी बताइए. धनंजय क्या बोल रहे हो सर? 2 क्वेश्चंस गलत हो गए. नहीं तो थर्ड पर था आप. और अजय, आपकी क्या थी? प्रद्युम्न, आपकी रैंक क्या थी बताइए. अजय, प्रद्युम्न और नवीन, मयंक, आप सब लोग आए थे. अजय की 13th रैंक आई है. प्रद्युम्न, क्या रैंक आई है भाई आपकी कल? बताइए. गुड आफ्टरनून जितेंद्र. जितेंद्र, कल क्या रैंक आई आपकी? प्रद्युम्न की 6th आई, 8th आई धनंजय की, अजय की 13th आई, जितेंद्र की 23 आई. नवीन आया शायद टॉप 3 में है ना? नवीन, नवीन आएगा टॉप 3 में. हाँ, 2 क्वेश्चन के आंसर गलत थे. एक का तो मुझे ही पता है, उसका ऑप्शन उन्होंने मतलब अपलोड गलत हुआ था, मैंने उसी टाइम बता दिया था. दूसरा कौन सा बता देना मुझे, मैं चेक कर लूंगा. हालांकि मैंने
2 क्वेश्चन हटाए भी है टोटल, जो आपके मार्क्स आए हैं उसमें से 2 क्वेश्चन हटाए हैं, मतलब 48 क्वेश्चन के बेसिस पर पॉइंट्स थे। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं, और आज के पार्ट में देखते हैं कि कौन कहां से कहां तक पहुंचे थे हम लोग। क्वेश्चन में कहां तक पहुंचे थे बताइए। 28 कर रहे थे, इधर किस पर थे, जल्दी बताइए। हाँ जी बताइए। आज 27 से स्टार्ट करना है। 3 बार क्विज दिया है, बट अंडर 15 तक नहीं आ पाया अभी तक। कोई बात नहीं, ट्राई करो जितेंद्र, आ जाओगे। कुछ भी आ सकता है आज जितेंद्र, आज कुछ भी आ सकता है। टुडे यू विल सी द वैरायटी ऑफ बीएमसी। टुडे यू विल सी द वैरायटी ऑफ बीएमसी। आपको आज बीएमसी की वैरायटी देखने को मिलेगी। यस्टरडे आई वॉज बायस्ड बिकॉज ऑफ यू पीपल, आप लोग की वजह से। अरे जितेंद्र, टेंशन किस बात की, ऐसा टेंशन नहीं लेना है। रैंक नहीं आ रही है इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन देखो कितना सही हो रहा है। 40 क्वेश्चन करो, 40 के 40 क्वेश्चन यदि आपके पास पर 50 क्वेश्चन करो, उसमें से 30 क्वेश्चन सही हैं। आप देखो एक्यूरेसी कितनी है, उसके बाद टाइमिंग देखना। पहले एक्यूरेसी देखो। नहीं अभी नहीं दूंगा, मैं अपने क्वेश्चन दूंगा मेगा क्विज में। मेरे क्वेश्चन दूंगा मेगा क्विज में। मेगा क्विज में हर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग रहेगा, हर क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा सिंपल रहेगा, सब क्वेश्चन कंफ्यूजिंग रहेंगे। चलिए अपन 127 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जितेंद्र। क्वेश्चन यदि तुम्हारे करेक्ट हो रहे हैं, देखो तुमको हो सकता है फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन सभी करेक्ट किए, देखो टाइम जो है ना, टाइम को आप वहां पर ना ये मत देखो कि टाइम जो है वो क्विज का टाइम है, क्विज के टाइम के अकॉर्डिंग आपका आंसर नहीं भी हो, लेकिन जो घबराहट है ना उस टाइम की, वो घबराहट को जस्ट अपन कन्वर्ट कर सकते हैं एग्जाम की घबराहट से। एग्जाम में जो होगा इससे 1.5 टाइम्स ज्यादा घबराहट होगी। क्वेश्चन यही रहेगा, घबराहट ज्यादा रहेगी, तब टाइम लिमिट नहीं रहेगा, लेकिन वो टाइम लिमिट अपने को डिसाइड करना रहेगा। यदि अपने टाइम लिमिट को अपने आप को यदि टाइम लिमिट में बांधे नहीं ना, तो हम तो बह जाएंगे भावनाओं में। हम लोग 1.5 घंटे तक से टेक्निकल करते रहेंगे 100 क्वेश्चन, और वहां बाकी 100 क्वेश्चन को आधे घंटे में करना रहेगा, तो कर नहीं पाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो आप लोग को कोशिश करनी है कि एनी हाउ 1 घंटे के अंदर आपको, एनी हाउ 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उन 100 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने के मतलब है कि आपने तकरीबन 80, 70 या 80 क्वेश्चंस के आसपास आप लोगों ने टिक किए हैं। 20 क्वेश्चन के मैं बोल रहा हूं पूरे सब्जेक्ट के मिलाकर, जिनका आपको अंदाजा करेक्ट नहीं है, और 5-6 तो ऐसे हैं जो नए हैं, पहली बार ही आए, उनको छूना भी नहीं है। कहां होंगे वो आपको भी नहीं पता। तो 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे उनको छूना नहीं है। 12-15 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में आपको आइडिया ना हो, और 80 क्वेश्चन के आपके पास पर टिक रहेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 5 नंबर आपके कटेंगे, 75 आपको यहां से मिल सकते हैं। 75 टेक्निकल से मिल जाएगा, रीजनिंग से आपको कम से कम लेकर आना 45, कम से कम 45 लेकर आना है, 120 नंबर ये होगा। और फिर जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, वहां से आपको, मैं एसएससी जेईई की बात कर रहा हूँ, फिर जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, उस जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट से आप लोग को लेकर आना है कम से कम 20 नंबर के। वहां जितने लेकर आओगे उतना ऊपर पहुंचोगे, उतना ऊपर। कट ऑफ भी उसी से क्लियर होगी, कट ऑफ भी वही क्लियर करवाएगा। यदि आप सोचे पूरा टेक्निकल कर लो, पूरा रीजनिंग कर लो, तो भी कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस कम है। तो जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है ना, वो आपका कट ऑफ क्लियर करवाएगा ही करवाएगा, और ऊपर भी आपको वही लेकर जाएगा। क्लियर है? सर आंसर तो सही हो रहे हैं, लेकिन टाइमिंग का ही टाइमिंग का नहीं हो पा रहा है ना। हाँ टाइमिंग का नहीं हो पाएगा बिल्कुल,
मैंने हर क्वेश्चन के अंदर पर टाइमिंग जो दे रखी है आप लोग देखें 15-20 सेकंड्स के आसपास, 22 सेकंड 25 सेकंड के आसपास दे रखा है। उतने टाइम में मेरे अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन होना चाहिए। मैंने जो उस क्वेश्चन को टाइम दिया है उस क्वेश्चन को टाइम दिया है जितने कम टाइम में आप बीएमसी करेंगे। बीएमसी के 25 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट नहीं लगाने अपने को। बीएमसी के 25 क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 12 मिनट मिलेंगे, मानकर चले 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट में आप 25% क्वेश्चन करने हैं आपको, और इससे ज्यादा लगने भी नहीं चाहिए। 15 मिनट कर लिए तो बहुत ले लिया आप लोगों ने टाइम, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी आपको 100 क्वेश्चन तक जाना है। कहीं पर भी आपका क्वेश्चन मिल सकता है, कैसा भी क्वेश्चन मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, कुछ करेक्ट हो रहे हैं, कुछ रॉन्ग हो रहे हैं, बिल्कुल। मेरी बात को आप तो एकदम ध्यान से समझिए कि आपको इस चीज से घबराना नहीं है कि टाइमिंग क्या है। आप एकदम लास्ट मोमेंट पर आंसर दें, सोच कर दें। इसका रीजन क्या है, पहले करेक्ट करना सीखे, फिर टाइमिंग के अकॉर्डिंग सीखें। अब करेक्ट ही नहीं हो रहा है तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा। करेक्ट जब पता रहेगा ना तब आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो उसको। करेक्ट ही नहीं पता है तो पहले आप लोग क्विज जो भी हो रही है यहाँ पर, उस क्विज में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी तो मैंने क्विज जो करवा रहा हूँ वो सब्जेक्ट वाइज करा रहा हूँ। आगे जो आप लोग को क्विज देखने को मिलेगी, 2-3 सब्जेक्ट की एक साथ क्विज देखने को मिलेगी, फिर 5-5, 6 सब्जेक्ट की क्विज एक साथ देखने को मिलेगी, और फिर पूरा पेपर एज अ क्विज देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? ओके चलिए, सो आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल, हर वीक हो रहा है ना, हर वीक हो रहा है, तो जरूरी नहीं है सभी सब्जेक्ट होंगे। जरूरी नहीं है कि सभी सब्जेक्ट होंगे। हो सकता है कि मैं 2-3 सब्जेक्ट लेकर नेक्स्ट क्विज में आ जाऊं, 2-3 सब्जेक्ट एक साथ लेकर आ सकता हूं। तो आप लोग, और ऐसा भी नहीं है कि वीक में 2 बार ही क्विज हो रही है, हो सकता है लास्ट में आपके पास डेली क्विज हो, हफ्ते में 5 दिन तो 5 दिन क्विज हो, 6 दिन हो तो 6 दिन क्विज हो। बिल्कुल, एनवायरमेंट भी करवाते हैं। एनवायरमेंट और सर्वे नहीं हुआ ना, सर्वे नहीं हुआ। चलो एनवायरमेंट और सर्वे दोनों करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, राजस्थान जेईई में सर्वे नहीं है, वो एनवायरमेंट नहीं है, ठीक है। एनवायरमेंट और एक और नहीं है, क्या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवाते हैं, एनवायरमेंट नहीं करवाते हैं अभी फिलहाल। सर्वे करवा देते हैं और बाकी आपका इरिगेशन करवा देते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी तो अपन यहां से क्वेश्चन करते हैं 127 से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, इसका आंसर करते हैं। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स मस्ट बी अंडरटेकन फॉर कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग। कोल्ड वेदर में इनमें से क्या रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 128 भी देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर मस्ट बी अंडरटेकन फॉर कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग, जल्दी बताइए। हाँ 127 ही करवा रहा हूं, नहीं आया कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर मस्ट बी अंडरटेकन फॉर कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग। कोल्ड वेदर में कैसे करेंगे कॉन्क्रीटिंग, कूलिंग एग्रीगेट। अरे ठंडे एग्रीगेट ले लोगे तो और आपके पास पर क्या होगा, और रिएक्शन सही से नहीं हो पाएगा आपको, गलत। नाइट्रोजन पर्जिंग किस लिए यूज होता है, टू रिमूव हार्मफुल गैसेस फ्रॉम इन्वायरमेंट। मतलब कहीं पर भी नाइट्रोजन पर्जिंग करते हैं तो हार्मफुल गैसेस को भी नहीं,
किसी भी चीज जिसको भी आप हार्मफुल समझते हो उसको यदि हटाना चाहते हैं तो नाइट्रोजन पर्जिंग अपन वहां पर कर देते हैं। क्लियर है? तो उससे वो चीजें रिमूव हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन की भी नाइट्रोजन पर्जिंग होती है, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो उसके लिए भी नाइट्रोजन पर्जिंग करते हैं। चलिए, एडिंग चिल्ड वाटर, चिल्ड वाटर को ऐड करेंगे और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये दोनों तीनों गलत है। हीटिंग ऑफ वाटर, गर्म पानी का इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही। गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास पर वाटर जो रहेगा, वाटर को गर्म भी नहीं, एटलीस्ट आप 27 डिग्री 50 डिग्री के आसपास रखें, क्योंकि इन्वायरमेंट उसका टेम्परेचर और डाउन करेगा तो आप कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो आप थोड़ा गर्म पानी यूज करें ताकि इन्वायरमेंट से कम होने के बावजूद वो क्या रहे, अपनी स्टेट पर रहे, ताकि मिक्सिंग प्रॉपरली हो सके, है ना। 127 का डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, बताइए। Which of the following factor does not influence the durability? प्रद्युम्न, धनंजय, डी होगा क्या? अरे कवर नहीं देंगे क्या रीबार को? जो बाहर रहेगा इन्फोर्समेंट रहेगा उसको कवर देना पड़ेगा ना। कवर नहीं दोगे तो ड्यूरेबिलिटी खत्म हो जाएगी। वर्कमैनशिप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा तो ड्यूरेबिलिटी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। शेप ऑफ मेंबर यदि सही नहीं रहेगा तो ड्यूरेबिलिटी आपको सही नहीं मिलेगी। लेकिन एक्सपोजिंग ऑफ कॉन्क्रीट टू द सन, अरे जितना भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर रहता है सन को तो सब कुछ एक्सपोज्ड है। अच्छा, नॉट लिखा, कहाँ नॉट लिखा? 128 का डी लिखा ना तुमने बाबा धनंजय। वही तो बोल रहा है, डज नॉट इन्फ्लुएंस ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट कौन नहीं करेगा? कवर टू रीबार, एक मिनट, आई हैव टू चेक द क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ प्रद्युम्न, वही देख रहा हूँ मैं, नॉट लिखा है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, कौन इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? तो एक्सपोजिंग ऑफ कॉन्क्रीट टू दी सन। सन के सामने यदि एक्सपोज भी कर दोगे नहीं, कंक्रीट को सन के सामने रखने से कुछ नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एस्टिमेट द केमिकल इफेक्ट ऑफ विटोरियस एक्शन बिटवीन सीमेंट एंड एग्रीगेट? हाँ जी बताइए। वन 129, हाँ जी। अलग अलग टेस्ट है आपके पास पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एस्टिमेट
द केमिकल इफेक्ट ऑफ द डिटोरियस एक्शन बिटवीन सीमेंट एंड एग्रीगेट्स। सबसे पहले लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट ये बताता है एब्रेशन एग्रीगेट का, ये एब्रेशन बताता है, रिएक्शन नहीं बताता। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट ये क्या बताता है, ये भी नहीं बताता। ये आपका इम्पैक्ट वैल्यू सिर्फ एग्रीगेट एग्रीगेट, ये सिर्फ एग्रीगेट के हैं, ये भी एग्रीगेट का है। माइक्रो डेवाल टेस्ट इट इज फॉर फाइन एग्रीगेट, दिस टेस्ट इज यूज फॉर फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट के किस चीज के लिए यूज होता है, फाइन एग्रीगेट का जो एब्रेशन हुआ है, एब्रेशन है ना, एब्रेशन उसके बारे में बताता है। कौन, आपका माइक्रो डेवाल टेस्ट। नेक्स्ट है तो ये भी फाइन एग्रीगेट के बारे में बताता है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब मोटार बार टेस्ट, ये क्या बताता है, रिएक्शन ऑफ अल्कलीज एंड सिलिका विथ एग्रीगेट्स, ये बताता है आपके मार्क्स पर मोटार बार टेस्ट। तो मोटार बार टेस्ट को इसलिए किया जाता है। ओके, रिएक्शन बताता है एग्रीगेट का विद अल्कलीज एंड सिलिका, तो ये आपके पास पर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो यहां पर मैं बात करूं, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, रिएक्शन ऑफ alkalis and silica with aggregate। ओके प्रद्युम्न, ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, the strength and quality of concrete depends on, the strength and quality of concrete depends on, करेक्ट है, ऑल ऑफ द सब पर डिपेंड करता है। चलिए 131, 32 और 33 बताइए। हाँ जी बताइए। हाँ जी देखते हैं क्या है आंसर। फॉर मेकिंग इम्परमेबल कॉन्क्रीट द प्रोसेस कंटेन
थ्रो मिक्सिंग, प्रॉपर कॉम्पैक्शन, प्रॉपर क्यूरिंग, तीनों से ही, ऑप्शन डी से। द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 3 month to 28 डे ऑफ क्यूरिंग टू दैट ऑफ 28 डे क्यूरिंग, बिल्कुल सही बताया है जितेंद्र ने। उसके पहले और 132 का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है 3 days में, आपकी कॉपी खोलकर देखना है प्रद्युम्न, और कुछ नहीं देखना है। 28 days में, 1 month में, 3 month में, 1 year में कितनी होती है? क्लियर है? याद रखना 3 month में जो स्ट्रेंथ रहती है वो आपके पास पर लगभग 1.15 टाइम्स हो जाती है, 1.15 टाइम्स। लेकिन किसके? 28 डेज के। यदि 28 डेज में मिली आपको बाई फॉर एग्जांपल 18 मेगापास्कल, तो 18 इंटू 1.15 ये मिलेगी आपको आफ्टर 3 मंथ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the workability of concrete can be improved by the addition of the following। हाँ जी बताइए, इसका क्या आंसर दिया है? जितेंद्र ने सी दिया है, बाकी लोग बताइए। बी और सी लग रहा है। पहली बात, आयरन डालने से क्या होगा? स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। सोडियम डालने से प्रॉब्लम है, यदि सोडियम क्लोराइड कंपाउंड के साथ मिल गया तो क्या करेगा? यदि सोडियम क्लोराइड के साथ यदि मिल गया तो क्या करेगा? सॉल्ट बना लेगा, और सॉल्ट बनाने के बाद वो क्या करेगा? रेनफोर्समेंट के साथ रिएक्ट करेगा, या बाकी के पार्ट के साथ रिएक्ट कर सकता है। बिल्कुल, ओके। तो इट इज अनडिजायरेबल, इट शुड नॉट बी देयर इन कॉन्क्रीट। नेक्स्ट, जिंक। जिंक का वाटर के साथ जो कंपाउंड बनता है, जिंक का वाटर के साथ जो कंपाउंड बनता है वो बहुत ही ज्यादा, आप वाटर के साथ भी और बाहर के साथ भी एक कंपाउंड बना लेता है, बाहर की सरफेस की वजह से भी देखने को मिलता है। तो बाहर की सरफेस पर यदि हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो बाहर की जो सरफेस रहती है, यदि बाहर की सरफेस पर अपन जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वो एक हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो कंक्रीट रहता है वो थोड़ा फ्लफी नेचर का हो जाता है। फ्लफी नेचर का जैसा कैसा हो जाता है, या आप उसको देखते हैं जैसा झाग जैसा बन जाता है ना, उस तरह का। तो कंक्रीट जो रहता है वो सेल्फ फ्लो करने लगता है। सेल्फ फ्लो करने लगता है मतलब वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी? कंक्रीट की बढ़ जाएगी। तो इट इंप्रूव दी वर्केबिलिटी, ये वर्केबिलिटी इंप्रूव करेगा। ये भी करता है, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, काम नहीं वर्केबिलिटी का पूछ रहा है। सल्फर, हाँ जी, सल्फर क्या करेगा बताइए? सल्फर स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और इवन यदि आप सल्फर डाल देते हैं कंक्रीट के अंदर तो कई बार आपको जो फाइनल स्ट्रेंथ रहेगी वो आपकी नॉर्मल कंक्रीट के, सॉरी, आपको उसमें क्यूरिंग पीरियड, फाइनल स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। फाइनल स्ट्रेंथ तो आपकी वही रहेगी, क्यूरिंग पीरियड आपके पास पर कम हो सकता है। इफ यू एड सल्फर you can see the curing period is pretty much lesser than compared to ordinary Portland cement, okay, यदि सल्फर ऐड कर देते हैं तो। सर ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कितने हैं? ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस मैं बताता हूं 2 से 3% है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आंसर ना सिर्फ उस 2-4 स्टूडेंट को पता रहता है, लेकिन सीट 2-4 स्टूडेंट को नहीं देनी उन्हें। ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर 10-15 स्टूडेंट मार्क कर रहे हैं और बाकी स्टूडेंट मार्क नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होता है, उसके बेसिस पर कंपटीशन बनाया जाता है।
ओके, चलिए इसका आंसर था जिंक। और सल्फर का काम कुछ और है, वो बता दिया मैंने आपको, उसका स्ट्रेंथ से रिलेशन है। नेक्स्ट है, द स्प्लिट स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी डिटरमाइंड बाय, हाँ जी, हाँ जी बताइए, उसके बाद वाला भी। नो आइडिया 134 का, अच्छा बताता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 135 बताइए। चलिए 135 का बी लग रहा है, हाँ जी देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी डिटरमाइंड बाय, कैसे निकाला जाता है। इस तरह से लगता है, ये सिलेंडर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इस पर जो क्रैक आता है वो क्रैक कुछ स्प्लिट करते हैं अपन सिलेंडर को, क्लियर है। विकेट ऑपरेटर्स में नहीं होता, ब्रैकेट टेस्ट में होता है डायरेक्ट टेंशन टेस्ट, गलत है, या ब्रैकेट टेस्ट में अपन हाँ डायरेक्ट टेंशन टेस्ट ही करते हैं, क्यूब टेस्ट दोनों नहीं होता, करेक्ट हो गया। अब इसके बारे में बात करता हूं थोड़ा। रॉक, सिरेमिक, कंक्रीट, और कौन से, हाँ ये जनरली यूज होते हैं, इसमें बता देता हूँ क्या यूज होता है। रॉक की डिस्क जैसे यूज कर लेंगे, सिरेमिक की भी डिस्क जैसा यूज कर लेंगे, और क्या है कंक्रीट, इसे कास्ट कर सकते हैं, तो कास्ट जितनों को कास्ट कर सकते हैं उन सबका सिलेंडर बनाएंगे। तो कंक्रीट या जितने को कास्ट कर सकते हैं उन सबका सिलेंडर, जिनको कास्ट नहीं कर सकते जो नेचुरली मिलता है उनको अपन डिस्क फॉर्म में ले लेंगे। डिस्क फॉर्म में कैसा, ऐसा, ये आपके पास पर रॉक, इस रॉक की भी टेस्टिंग कर सकते हो आप, कौन से टेस्ट से, इसी टेस्ट से, इस पर यहां पर और इससे अपन ने फिर लोडिंग लगा दी। अब इससे क्या करेंगे, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे डिस्क को। तो ये भी होता है, डिस्क की भी होती है, सिलेंडर की भी होती है। सिलेंडर की कब होगी, जब आपके पास पर कास्टिंग हो सकती है, जब कास्टिंग नहीं हो सकती तब आपके पास पर क्या होगा, डिस्क ले लेंगे। सिरेमिक की, टाइल्स की, है ना, इन सब की अपन डिस्क ले सकते हैं, और इसकी ले सकते हैं रॉक की भी डिस्क और कंक्रीट के सिलेंडर। और इस टेस्ट को बोलते हैं ब्राजीलियन टेस्ट। ओके, वैसे भी आप लोग कर पा रहे थे, तीनों ऑप्शन को हटा दिया था तो आपको देखने को मिल रहा था करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन, समझ आए, प्रद्युम्न, धनंजय, अजय, समझ आया।
ओके अब देखते हैं क्वेश्चन क्या। द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी इंप्रूव्ड बाय, सैंड डालने से तो इंप्रूव नहीं होने वाली, कल मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया था। क्लियर है? मोर फाइन एग्रीगेट से भी नहीं होगा, फाइननेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट इससे भी नहीं होगा, आंसर बच जाता है सीमेंट। या तो क्वेश्चन गलत या तो सीमेंट आंसर। अरे फाइन एग्रीगेट यूज करेंगे तो मैंने बताया था ना, मोर सैंड या फाइन एग्रीगेट बोलने से क्या मतलब है? फाइन साइज का एग्रीगेट यूज करोगे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वर्केबिलिटी क्या होती है? अपोजिट होती है ना उससे। कल बताया था ना प्रद्युम्न, सरफेस एरिया के बारे में नवीन को बता रहा था, यदि आप लोग को याद हो तो। तो फाइन एग्रीगेट ऐड करने से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से एक ऑप्शन के पास पर आप पहुंचे, या तो क्वेश्चन गलत है या तो आप एक ऑप्शन के पास पर पहुंचे। उसके बारे में पता नहीं था तो छोड़ दो, जिसके बारे में पता था उसको पता कर लो। अब सीमेंट, सीमेंट डालने से क्या होगा? ज्यादा सीमेंट क्या रहेगी आपके पास? हाँ जी, इसके बारे में बताइए। ये वर्केबिलिटी को क्या करेगा? क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर यदि इंक्रीज करता है तो वर्केबिलिटी को क्या करेगा? हाँ जी, मयंक हो तो मयंक आंसर करो, प्रद्युम्न, जितेंद्र, बाकी लोग भी। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यदि ये इंक्रीज कर देता है तो सीमेंट इंक्रीज करने से क्या ये होगा? क्या क्वांटिटी ऑफ वाटर को ऐसा लिख सकता हूं, इज डिपेंडेंट ऑन सीमेंट कैसा लिखा जा सकता है? देखकर बताइए मुझे। बताइए। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज डिपेंडेंट ऑन, गुड आफ्टरनून नवीन, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज डिपेंडेंट ऑन सीमेंट। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज डिपेंडेंट ऑन सीमेंट, और सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ेगी तो वाटर की भी क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी? हाँ जी बताइए, आंसर सही है, समझ में आया नहीं आया? प्रद्युम्न, जितेंद्र, धनंजय, अजय, बताओ भाई। फाइननेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइननेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट अभी बताया था मैंने नवीन। ओके तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
136, 136, 137 और 138 तीनों दे सकते हैं आप। कोर्स एग्रीगेट को फाइन एग्रीगेट नहीं करना था। फाइननेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट यू कैन कंपेयर इट विथ द फाइननेस मॉडुलस। नवीन, फाइननेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट था। चलिए, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इंप्रूव्ड बाय, इसका आंसर बड़ा आसान है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी आसान है, विच ऑफ द फॉलोइंग grade of concrete would be recommended to prepare the base of the foundation of a masonry wall, ये भी आसान। बिल्कुल, कल डिस्कस भी किया था। वर्केबिलिटी साइज इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांजिट टाइम, जितना ज्यादा टाइम रहेगा वर्केबिलिटी उतनी कम हो सकती है। बिल्कुल, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट जितने ज्यादा होंगे सीमेंट के कंपैरेटिवली वर्केबिलिटी को डायरेक्टली नहीं इनवर्सली है। ग्रेडिंग जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी ग्रेडिंग होगी वर्केबिलिटी उतनी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, which of the following grade of concrete would be recommended to prepare base of the foundation of masonry wall? देखो, ये दो तो नहीं है, ये रिकमेंड नहीं किया जाता, रिकमेंडेड बोला ना, रिकमेंड नहीं किया जाता। कौन सा 7.5 किया जाता है? M10 एंड M15 दोनों ग्रेड, M10 और M15 दोनों किया जा सकता है, 10 नहीं है 15 को टिक कर सकते हैं। M10 और M15 दोनों यूज हो सकता है। 39, 40 और 41, हाँ जी बिल्कुल। लॉन्ग बिल्डिंग एक्सपांशन जॉइंट वैसे दिया कहां जाता है, कितना डिस्टेंस पर दिया जाता है? नवीन, नवीन एक्सपांशन जॉइंट कितना डिस्टेंस पर दिया जाता है बताओ भाई। फोर्टी 45 मीटर, बिल्कुल सही। वो इसके रेंज के बाहर, इसकी रेंज के बाहर, इसकी रेंज के बाहर है, इसकी रेंज अब है भी नहीं उसकी रेंज में, तो 45 से कम दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते, मैक्सिमम 45 मीटर, दैट्स व्हाई ये ज्यादा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विद वाटर सीमेंट रेशियो से तो इनवर्सली रिलेशन है स्ट्रेंथ का, गलत। साइज ऑफ एग्रीगेट से, एग्रीगेट के साइज से स्ट्रेंथ बढ़ सकती है आपके, लेकिन बिल्कुल बढ़ भी सकती, कम भी हो सकती है, दोनों चीज हो सकता है। एग्रीगेट यदि प्रॉपरली आपके पास पर कॉम्पैक्टेड रहेंगे, एयर वॉइड कम रहेगा, क्योंकि आपके पास पर एग्रीगेट के साइज जब बड़े होते हैं तो एयर वॉइड का साइज भी बड़ा हो जाता है। एग्रीगेट सीमेंट रेशो, एग्रीगेट ज्यादा रहेंगे सीमेंट कम रहेगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर ज्यादा रहेंगे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एक ऑप्शन करेक्ट, करेक्ट क्या, एक ऑप्शन जो है जो इनकरेक्ट नहीं हो रहा है, ओके
ये जो ऑप्शन है इनकरेक्ट नहीं हो रहा, बाकी के ऑप्शन, इससे दोनों चीज हो सकता है, मे इंक्रीज और डिक्रीज, बट बाकी के सभी डिक्रीज ही करेंगे इंक्रीज होने पर, तो इसलिए इस ऑप्शन को चूज किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, चांसेस वही है आपके पास पर 2 से 3% चांस वाले क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट ट्रांसफर्स अनरेनफोर्स सीमेंट पेमेंट 4.5 मीटर, ये आप लोग को दिया भी है, किसमें, हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट पढ़ा होगा ना आपने। हालांकि इसको निकाल भी सकते हैं अपन, निकालना तो अभी चलो मैं सिखा नहीं रहा हूँ, अनरेनफोर्स्ड रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम होगा 4.5 मीटर। ओके, इसको जहां तक मुझे फॉर्मूला ध्यान आ रहा है, फॉर्मूला ध्यान मुझे आ रहा है, L/2 इंटू गामा, ऐसा कुछ रिलेशन होता था, L/2 इंटू गामा इंटू स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, वो भी कौन सी, टेंसाइल, ऐसा कुछ रिलेशन होता था। हाँ ऐसे कुछ होता था, ये होता था यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट। हाँ इसमें फ्रिक्शन का भी मल्टीप्लिकेशन रहता था, एफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो ये रिलेशन होता था, इससे अपन कैलकुलेट कर लेते थे। इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से L/2 की लेंथ का पेमेंट, जब इतने कंक्रीट के इस यूनिट वेट के कंक्रीट को लेकर यदि कंप्रेशन लेकर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन लेकर आ रहा है, तो कंक्रीट में कॉन्ट्रैक्शन के अगेंस्ट पर रेजिस्टेंस होना चाहिए, या फिर टेंसाइल टेंशन लेकर आ रहा है तो उसके अगेंस्ट, जैसे क्रैक आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो वहां पर श्रिंक हो रहा होगा कंक्रीट, तो श्रिंकेज होने पर टेंशन आता हुआ देखने को यदि मिलता है, तो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये टेंसाइल लिखा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ रहना जरूरी, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के बेसिस पर अपन कंपेयर कर लेते थे। ये यूज किया होगा आप लोगों ने, यदि याद होगा तो हाईवे में, और ये फ्रिक्शन बिटवीन पेमेंट एंड उसके पेमेंट के नीचे का जो लेयर रहता है आपके पास सर, एग्रीगेट या सॉइल, उसके बीच का कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन रहता है। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास पर आंसर हो गया 45 का ऑप्शन बी। सी, अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 7 डे एंड 28 डेज। हाँ जी, बिल्कुल सही, 42 का जो लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं, लगभग लगभग 70% होती है, लगभग लगभग 70%। ओके, 142 प्रद्युम्न, मैं बता रहा था ना आपको, 3 days 7 days 28 days, 7 डे की लगभग 70%, ये 90 to 95% स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। याद है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये आप लोग निकाल सकते हैं सभी लोग। किस टाइप के? ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं धनंजय। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब इसका रेशियो निकालना है आपको। निकाल सकते हैं? हाँ जी, वो लगभग ये तो नहीं होंगे, इससे ज़्यादा और इससे कम के आसपास आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, इससे ज़्यादा और इससे कम। हाँ नवीन, देख सकते हैं अपन। अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द फ्लेक्सुरल डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा आपके पास पर। बिल्कुल इसका आंसर सीधा है 0.5 इंटू 0.7 रूट एफ सी के अपॉन 0.7 रूट एफ सी के, ये कैंसिल आउट, तो आंसर हो गया 0.5, बिल्कुल सही। अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर कॉन्क्रीट सिलेंडर टू 15, ये बिल्कुल सही है। So next, stress strain curve of cement concrete is almost linear up to 0.1 से 0.4 तक होती है वैसे, 0.1 से 0.4% ऑफ पीक स्ट्रेस, ऑफ पीक स्ट्रेस का 0.35 अल्टीमेट स्ट्रेस नहीं, अप टू बोल रहा है, तो अप टू में थोड़ा और ऊपर तक जा सकते हैं, अब बोल नहीं सकता मैं यहाँ पर। बी और सी दोनों ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो। ये स्टडी है जो है ना, स्टडी आपको एग्जैक्टली बोलती ही नहीं है, स्टडी आपको एग्जैक्टली बोलती ही नहीं है कि 0.5 तक जाएगी। इट में गो अप टू 0.6, इट में गो अप टू 0.3, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। हाँ, सभी कॉन्क्रीट के अंदर पर ऐसा नहीं देखा जाता है ना, तो इसके लिए मैं आपको इन दोनों ऑप्शन को करेक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा मुझे, मैं दोनों ऑप्शन को करेक्ट कर सकता हूँ इसमें। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, नेवर, क्वेश्चन ही गलत फॉर्म किया है। वन 145 कैसे हुआ सर? अरे क्या लिखा है भाई? अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर कॉन्क्रीट सिलेंडर टू 15 सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंडर की क्यूब के कंपैरेटिवली कितनी स्ट्रेंथ होती है? सिलेंडर की क्यूब के कंपैरेटिवली कितनी स्ट्रेंथ होती है धनंजय, बताओ भाई। अरे धनंजय, नहीं पता है तो दूसरा चीज याद रखो, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्यूब की स्ट्रेंथ सिलेंडर से 1.25 टाइम्स ज्यादा होती है। 1.25 टाइम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्यूब। आपको किसकी पूछा है? आपको सिलेंडर की पूछा, तो सिलेंडर की कितनी हो जाएगी? अब इसको रख के ऐसा सॉल्व करना है तो वैसे कर लो। तो सिलेंडर की स्ट्रेंथ कितनी हो गई? सिलेंडर लिख लो। क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी हो गई? सिलेंडर अपॉन क्यूब है ना, सिलेंडर अपॉन क्यूब है, तो क्यूब रख दो 1.25 टाइम ऑफ सिलेंडर।
सिलेंडर सिलेंडर कैंसिल, 1/1.25 दैट इज 0.8, रेशो 0.8 हो जाएगा। ओके रटना नहीं है यार, अननेसेसरी रटो क्यों कि 0.8 ही रहता है हमेशा। ठीक है, इसके दोनों हो सकते हैं भाई आंसर। वन 147 148, 147 और 148 दोनों का बताइए आंसर, बताओ क्या होगा आंसर। हेलो, हाँ जी आप लोग दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग को आवाज आ रही है क्लियरली? आप लोग को सभी को आवाज आ रही है क्लियरली? चलो ठीक है, आवाज आनी चाहिए बस क्लियर। हाँ जी 47 का देखते हैं अपन। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शो एन इंक्रीज विथ डिक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग, नहीं हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट, एक ही करेक्ट होगा, सही है ना। चलिए, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू, ड्यूरेबिलिटी का सीधा रिलेशन सीमेंट से होगा, होगा या नहीं होगा? ड्यूरेबिलिटी का रिलेशन सीधा सीमेंट से होगा ही नहीं होगा? 147 को एक्सप्लेन करूं? हाँ देखो, हमेशा ध्यान रखना भी, हमेशा जब भी, हाँ जब भी रेट ऑफ लोडिंग बढ़ेगी, ज्यादा रेट से लोड लगाओगे तो आपके पास पर, ज्यादा रेट से लोड लगाओगे तो वहां पर आपके पास पर देखने को मिलेगा एग्रीगेट जो रहेगा आपके पास पर वो ज्यादा रेजिस्टेंस मूव देगा एज कंपेयर टू मूव होने के, ज्यादा रेजिस्टेंस देगा एज कंपेयर टू मूव होने के। ये आपके पास पर एज, आप इसको एज देख सकते हो कि आपके पास पर, जैसे एक और चीज बताता हूं,
जैसा रेट ऑफ लोडिंग को मैं स्ट्रेंथ से डायरेक्टली रिलेट कर रहा हूं। एक और चीज है, रेट ऑफ रोटेशन ऑफ एग्रीगेट। रेट ऑफ रोटेशन ऑफ एग्रीगेट कहां पर, आपके पास पर एब्रेशन टेस्ट में वो बढ़ा दोगे तो आपके पास पर एब्रेशन भी जो होगा वो ही बढ़ जाएगा। ये भी अब यहां से एक याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रेट ऑफ लोडिंग पर क्या होता है, जैसे हम रेट ऑफ लोडिंग इंक्रीज करते हैं तो एग्रीगेट के पार्टिकल जो रहते हैं आपके पास पर, जो एग्रीगेट्स है बेसिकली, उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है वो आपके पास पर ज्यादा आपको देखने को मिलता है उस पर्टिकुलर मूवमेंट पर, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेन आ नहीं पाता क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है। ओके अब 148 का बताइए, 148 का ड्यूरेबिलिटी का क्या रिलेशन है या नहीं है सीमेंट से। ओके क्लियर है। अरे भाई कौन ने लिखा था, धनंजय, ये क्लियर है कि नहीं। अरे रेट ज्यादा रहेगा, क्या रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कैसा बोल सकता हूं मैं धनंजय, रिप्लाई नहीं आ रहा, ऐसा बोल सकते हैं। प्रद्युम्न का आंसर सही है। ये आपके पास पर रेट जितना ज्यादा रहेगा टाइम उतना कम लगेगा, जितना टाइम कम रहेगा उतना क्रीप स्ट्रेन के चांसेस कम है, जितना क्रीप स्ट्रेन कम होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्ट्रेन जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ओके तो इसलिए, और ये भी याद रखना ना, और ये मैंने बताया ड्यूरेबिलिटी का सीधा रिलेशन किससे, सीमेंट से। सीमेंट ज्यादा ड्यूरेबिलिटी ज्यादा, तो इसलिए इसका आंसर क्या है आपके पास पर, इनका कोई रिलेशन नहीं है बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी से। ड्यूरेबिलिटी से बहुत ज्यादा रिलेशन होता है सीमेंट का, और सीमेंट के साथ वाटर सीमेंट वाटर रेशियो रहता तो भी आपके पास पर, और सीमेंट एग्रीगेट रेशियो है तो भी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 149। अच्छा ऑप्शंस, अच्छा उधर अलग है, बताइए स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, अरे कंक्रीट का ये मिक्स डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी बताइए। ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ का रिलेशन बताऊं मैं,
हाँ जी, इधर बताता हूं पहले तो आपका ड्यूरेबिलिटी मतलब परफॉर्मेंस लाइफ। स्ट्रेंथ का मतलब दोनों सेम है क्या? स्ट्रेंथ का मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट failure, that will be the strength, or resistance of material due to loading. So ये दो चीजें आपके पास पर स्ट्रेंथ कब मिलती है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट लोडिंग बोल दो मैं से। तो जिस पर्टिकुलर लोड के लिए आपने बिल्डिंग को डिजाइन किया है, वो पर्टिकुलर लोड यदि आपका सक्सेसफुली पूरी सर्विस लाइफ में यदि आपके पास रेजिस्ट किया जा सकता है, तो आपके पास पर उस पर्टिकुलर मटेरियल को या उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अपन बोल सकते हैं कि वो ड्यूरेबल है। तो ड्यूरेबिलिटी आपके पास पर जो भी मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा वो काफी टाइम तक अपना रेजिस्टेंस शो करेगा। जब तक रेजिस्टेंस शो करेगा तब तक फेल नहीं होगा, फेल नहीं करेगा तो परफॉर्म करता रहेगा। तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों एक दूसरे से क्या प्रोपोर्शनल है। जो ड्यूरेबल रहेगा उसके अंदर स्ट्रेंथ भी रहेगी, और जिसके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी वो ड्यूरेबल भी रहेगा। धनंजय ठीक है? ओके, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 149 का आंसर बताइए सभी लोग। 149 का आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा। हम निकालते हैं क्या? स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालते हैं। किसके बेसिस पर निकालते हैं? जितने भी हमारे पास पर कंटेंट है उनके वॉल्यूम के बेसिस पर, और उसके ड्राई वॉल्यूम के कांस्टेंट के बेसिस पर निकाला होगा आप लोगों ने, यदि मिक्स डिजाइन की है तो। मिक्स डिजाइन की है तो फिर मिक्स डिजाइन में आपके पास पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप लोग निकालते हैं। कैसे? ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। आप इसको एंड में, ये क्वेश्चन समझा नहीं मैं, एंड में क्वेश्चन आ रहा है समझा नहीं मैं। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट अपॉन इसको और कैसे लिख सकते हैं बताऊंगा मैं, जैसा इन्होंने लिख रखा है उसके बेसिस पर। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट प्लस
सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट प्लस सीमेंट प्लस वाटर। इसको इस तरह से लिखा है। जनरली लिखने का तो जो तरीका है वो आप ऐसा लिख सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कांस्टेंट ऑफ ड्राई वॉल्यूम अपॉन, अब वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम का अपन कैसे लिख सकते हैं, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, है ना। वॉल्यूम को कैसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को लिख सकता हूँ मास अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। दैट कुड बी रिटन एज mass upon specific gravity of cement into unit weight of water। यहाँ पर भी क्या होगा, मास या वेट बोल दो, वेट ऑफ वाटर, इसको वेट ऑफ सीमेंट बोल दो, वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ वाटर अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर प्लस weight of cement upon specific gravity of cement into unit weight of cement plus weight of aggregate, coarse aggregate upon specific gravity of coarse aggregate into unit weight of water plus weight of fine aggregate upon specific gravity of fine aggregate into unit weight of water का square time into constant। You can get the idea of calculating strength, है ना। इस तरह से आप इस रिलेशन को यूज कर आप निकाल सकते हैं यदि आप मिक्स डिजाइन कर रहे हैं तो। ओके, तो ये आपके पास पर बता रहा है ऑप्शन नंबर ए। अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में भी आ रखा है, ये लेटेस्ट किसी एग्जाम में भी आ रखा है, यही क्वेश्चन आ रखा है। अभी आ रही है आवाज क्लियरली, अभी वॉइस आ रही है क्लियरली। चलिए आंसर देते हैं। रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। तो सबसे ज्यादा क्या रहेगी, मॉडुलस ऑफ रप्चर रहेगा, CST वो सबसे ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा ही है, नहीं नहीं, ऑप्शन ए। रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड FCK। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कर देखिए आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, ये तो नहीं आएगा,
क्या आ रहा है? चौंका देती है बीप की आवाज। इसके आसपास होगी है ना। 152 का 152 का रिलेशन बिटवीन स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ क्यूब। अब क्या रिलेशन है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का? स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या हो गया आपके पास पर 0.67 इंटू 0.7 इंटू रूट एफ सी के। यह है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको वो FCT बोल रहा है। ओके क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब क्या होती है? FCK ही होती है ना। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। ठीक है जतिन, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास पर अराउंड 0.45 के आसपास मिलती है। 0.45 टाइम्स ऑफ रूट FCK। रूट FCK तो रूट FCK से ही रिलेशन होगा तो 0.45 के आसपास की ऑप्शन जो है दैट इज दिस वन। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं आ रही, नियर बाई है। ओके अरे भाई वो स्प्लिट प्रद्युम्न, हाँ वो कौन सी है? वो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। 0.35 जो है दैट इज डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके चलिए 152 के बाद 153 4 पर देखते हैं। 3 क्या बोला? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑप्शन बी। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट अंडर कंप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। हाँ जी बताइए, सभी चीजें लिखी हुई है इसके अंदर। किसका? 148 का 148 का बताया था ना आपके पास सीमेंट एग्रीगेट रेशियो। यूनिट पहले चेक कर लो, यूनिट के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले तो देखिए यूनिट सबके सही है कि नहीं, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है। क्योंकि स्ट्रेस आपके बोल रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू इलास्टिक मॉडुलस, है ना। तो स्ट्रेन देखते हैं, स्ट्रेन क्या होता है आपके पास पर। इसको कन्वर्ट कर कर देखता हूँ मैं, किसी को भी देखता हूँ। इसमें यूनिट देखो आप, ये नीचे क्या हो गया? न्यूटन पर एम स्क्वायर, दोनों की यूनिट सेम है। इसकी यूनिट क्या है? तो ये हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू न्यूटन पर एम स्क्वायर अपॉन क्या आपके पास पर न्यूटन पर mm स्क्वायर और यहाँ पर न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेन आ सकता है,
तो रिलेशनशिप कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है वो देखना है. 1+2e minus e. तो ये हो गया इसको देखना पड़ेगा बनाकर, ये रिलेशनशिप बनाकर देखना पड़ेगा. चांसेस तो कम है. एक बार रिलेशनशिप आपको बनाकर देखना होगा, एक बार आप बनाकर देखना, रिलेशनशिप बन जाएगा किसी ना किसी एक का. टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं यूनिट से पहले बैलेंस करने की कोशिश किया तो एक ऑप्शन को तो गलत कर दिया मैंने. ये भी रिलेशन सही है, ये भी रिलेशन सही है. उसमें कोई एक चीज़ बस देखने दो, उसका होगा या नहीं होगा. अल्टीमेट स्ट्रेन और स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन अपॉन अल्टीमेट स्ट्रेन. इसको लिखता हूँ मैं थीटा. देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन. आई हैव टू चेक इट बाय सॉल्विंग. स्टार लगा रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो मुझे चेक करना है इसलिए. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं. द मॉडुलस ऑफ रप्चर इज मेजर बाय, मॉडुलस ऑफ रप्चर फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ से मेजर किया जाता है ना. पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट, हाँ जी. पहली बात तो होता किस रेंज में, रेंज बताओ मुझे. हाँ जी, कंक्रीट का किस रेंज में होता है. पॉइंट 1 से पॉइंट 3 के बीच में होता है पॉइजन रेशियो, और 0.2 जनरली कंसिडर किया जाता है डिजाइन में. याद रखना, डिजाइन में 0.2 यूज किया जाता है, और रेशियो जो होता है 1.1 से 0.3 के बीच में वेरी करता है. ठीक है, ये पहली बात. पॉइजन रेशियो इंक्रीज ऑफ कंक्रीट कांस्टेंट नहीं रहता, डिक्रीजेस विद रिचर मिक्स. रिचर मिक्स यदि आपके पास पर रहेगा तो ट्रांसफर स्ट्रेन क्या होगा आपके पास पर, ज्यादा आएगी. बिल्कुल करेक्ट है, इनकरेक्ट. इंक्रीजेस विद रिचर मिक्स, जितना रिच मिक्स रहेगा, जितना अच्छा मिक्स रहेगा, तो आपके पास पर पॉइजन रेशियो बढ़ेगा. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कम आएगी, उस पर लेटरल स्ट्रेन ज्यादा देखने को मिल जाएगी. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। हाँ जी, डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट प्रेफर्ड ओवर नॉमिनल मिक्स। वन 158 भी करना है आपको आंसर। Design mix is preferred over nominal mix concrete because strength of former is more, cement content of latter is more, easy to prepare। ये गलत है। डिजाइन मिक्स के अंदर मैं एक चीज बता देता हूँ। डिजाइन मिक्स के अंदर क्या होता है, क्यों बनाया था, टू गेट टारगेट रिजल्ट विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के साथ टारगेट रिजल्ट देखने को मिलता है किसमें, डिजाइन मिक्स के अंदर पर। ओके, नॉमिनल के ऊपर क्यों प्रेफर किया जाता है, स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, बिल्कुल उस वजह से आप बोल सकते हो। मुझे सीमेंट कंटेंट भी लग रहा है, आप ज्यादा अच्छा सीमेंट कंटेंट का यूज कर सकते हैं सही तरह से। बिल्कुल धनंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 और 59, और ये भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं। फाइनेस्ट मॉडल्स ऑफ एग्रीगेट हैविंग साइज 20 mm एंड 40 mm इज इन बिटवीन। हाँ जी, प्रद्युम्न नवीन फाइनेस्ट मॉडुलस। आपने रेंज पढ़ी होगी, अजीब नहीं होते जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, दीज आर दोज क्वेश्चन जो कभी आए नहीं है ना, तो अपन उस बारे में कर रहे हैं जिन क्वेश्चंस के आने के चांसेस। ये क्वेश्चन आए क्यों नहीं, क्योंकि इनके आने के चांसेस ही कम थे।
हाँ बिल्कुल इररिलेवेंट लग रहे होंगे। फाइनेस्ट मॉडल्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट ऑफ 20 to 40 mm साइज। आपको इंडेक्स जो चार्ट है आपके पास, चार्ट मैं कल दे दूंगा आप लोग को। मैं आप लोग को एक चीज और फाइल सेंड करने वाला था, शायद मैंने किया नहीं। मैंने आप लोग को सभी की जो फाइल, हाँ ठीक है ठीक है, इतने 2 से 2.35 फाइन के लिए मैंने आप लोग को एक फाइल देने वाला, तो शायद सेंड नहीं किया। आज कर दूंगा सेंड, क्लास के बाद कर दूंगा, है ना। और इसकी भी एग्रीगेट भी उसी के अंदर है। फाइनेंस मॉडल्स निकालना मतलब, फाइनेंस मॉडल्स निकालने का मतलब कैसे निकाला होगा, टेस्ट किया होगा तो कॉलेज में, है ना। जितने भी आपके पास पर एग्रीगेट्स है, जितने भी आपके पास पर एग्रीगेट जिनको आपने वे किया है ना, उनको वे किया है, उनका क्या मतलब, किसी भी एक सीव में सीव कम्युलेटिव एग्रीगेट लिख देता हूं मैं इसको, cumulative aggregate on sieve by 100। इससे आप निकालते हैं फाइनेंस मॉडल्स, इससे आप निकालते हैं फाइनेंस मॉडल्स। ओके, तो आप क्या करते हैं, सीव टेस्ट करते हैं, सीव टेस्ट करने के बाद फिर आप निकालते हैं एग्रीगेट। ओके, तो सीव टेस्ट करने के बाद एग्रीगेट निकालते हैं, तो इंडेक्स चार्ट से फिर आपको चेक करना होता है। तो यहां से आप एग्रीगेट के कैलकुलेशन के बेसिस पर फिर आप इंडेक्स चार्ट जो रहेगा, फाइनेंस मॉडल्स का इंडेक्स जो चार्ट रहेगा, वहां से आप करेंगे। सो इस पर्टिकुलर के लिए मैं आपको इंडेक्स चार्ट बताऊंगा, तभी आप बता पाएंगे, अदरवाइज आप लोग बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। पता है तो बहुत अच्छा। आपको प्रैक्टिस बैच वाला जो ग्रुप है ना अजय, वहां पर मिल जाएंगे। ओके, तो मैं आप लोग को कल ना इंडेक्स चार्ट, पहले इंडेक्स चार्ट बता दूंगा, है ना, क्या इंडेक्स चार्ट। तो उसके बेसिस पर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो बन जाएंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर वेट देना जरूरी है। वेट नहीं देंगे ना तो कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा या कोई भी ऐड कर देगा, है ना। इसको इनने गलत तरीके से जैसे क्वेश्चन मार्क कर रखा है, वो ये कर रखा है ऑप्शन डी, है ना, जबकि ऑप्शन डी आंसर नहीं रहेगा इसका, क्योंकि उनने क्या किया है, साइज ऑफ एग्रीगेट की जगह वेट ऑफ एग्रीगेट ले लिया, और वेट ऑफ एग्रीगेट को लेकर उसने क्या कर लिया, 20 + 40 डिवाइडेड बाय 100। तो उसने क्या कर लिया, इसको बोल दिया कि आ जाएगा आपके पास पर, किसके पास पर 60, तो 0.6 के आसपास आ जाएगा, तो आपके पास पर उसके बीच में जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं बता दूंगा आप लोग को इसका इंडेक्स चार्ट, उसके बेसिस पर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। इन क्वेश्चन पर ना बहुत ज्यादा फंसना नहीं है, एक एक क्वेश्चन कर लेंगे अपन, लेकिन बस ये है कि जो टॉपिक आप लोग ने थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो उसको मैं डेटा शेयर कर दूंगा, तो उसके बेसिस पर फिर अपन उससे आगे और देख सकते हैं। चलिए, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करें। इंक्रीजेज डेंसिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करें तो क्या होगा, इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट, इज इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ एग्रीगेट, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एग्रीगेट, नन ऑफ द अबव। बताइए। ठीक है, साइज ऑफ इंक्रीज विद डिक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट। साइज ऑफ एग्रीगेट डिक्रीज करेगा तो ज्यादा आपके पास पर एग्रीगेट आ जाएंगे, एयर ज्यादा नंबर ऑफ एग्रीगेट्स आएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ एग्रीगेट्स आएंगे आपके पास पर, तो आपके पास पर वॉल्यूम जो होगा आपके, सॉरी मास जो होगा आपके पास पर, वो बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज विथ डिक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, इफ द स्लम ऑफ कॉन्क्रीट इज 60 mm, इट्स वर्केबिलिटी। क्या होगी वर्केबिलिटी, क्या होगी, बिल्कुल मीडियम। किसके बीच में है, 50 से 100 के बीच में। चलिए
Next, segregation is responsible for porous layer, honeycombing, sand streak, या all of the above. ये दोनों चीजें होती है. पोरस लेयर ऑफ कंक्रीट, पोरस लेयर आपके पास पर हो जाती है और हनीकॉम्बिंग जैसी भी कंडीशन देखने को मिलती है. ऑल ऑफ द अबव सेग्रीगेशन से. नेक्स्ट, इफ द कॉम्पैक्शन फैक्टर इज 0.95 द वर्केबिलिटी इज, बताइए, बता चुका हूं मैं, लिखवाया भी था मैंने. क्या होगी? हाई 0.95 से 1 तक. ओके, ठीक है. 163, 164, 165. The grade of concrete not recommended by IS 456 is. The grade of concrete is not recommended by IS 456. बिल्कुल, ऑप्शन ए. फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ concrete based on अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, बोथ ए एंड बी. बताइए. हाँ जी, बताइए. ठीक है. 165, ये तो सबको बनना चाहिए. ये नहीं होता है, ये होता है लेकिन उसका नहीं है, M15 का है. Concrete gain strength due to chemical reaction of cement with coarse aggregate, hydration of cement, evaporation of water, all of the above. Concrete gain strength due to बताइए. बिल्कुल सही, हाइड्रेशन की वजह से. श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट, वाटर कंटेंट इन द मिक्स, सैंड एग्रीगेट. किस पर? 163 में कंफ्यूज. 163 में, ठीक है, बता रहा हूं. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. इसका आंसर है हाइड्रेशन. और फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील इज बेस्ड ऑन यील्ड स्ट्रेस. ऑप्शन ए. 163 पर क्या कंफ्यूज है भाई? IS 456 के अकॉर्डिंग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20. है ना? मिनिमम M20 और मैक्सिमम है M60. तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन ये वाला नहीं आएगा. ठीक है जितेंद्र, M20 से M63 की ग्रेड है. अच्छा, कोई बात नहीं. तो 168 हो गया था, उसका आंसर था यील्ड स्ट्रेस. ठीक है. नेक्स्ट 169, 170. The shrinkage in cement concrete decreases with addition of load, removal of load, removal of moisture, addition of moisture. बताइए. इजी है. The maximum shrinkage take place in the concrete after. बिल्कुल, दोनों का सेम है. हाँ ठीक है. कौन सा एक्सप्लेन करना भाई? 168. हाँ, अपन निकालते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का. तो क्या लिखते हैं? FI अपॉन 1.15 लिखते हैं. नवीन, FI अपॉन
1.15 लिखते हैं। एफ वाई क्या होता है आपके पास पर, कौन सी स्ट्रेस होती है, यील्ड स्ट्रेस होती है। एफ वाई कहाँ मिलती है, कर्व में, कर्व ड्रॉ करते हो तो कर्व है, कैसे ड्रॉ करते हैं अपन, ऐसे ऑफसेट करते हैं, यहाँ मिल जाती है एफ वाई, अल्टीमेट यहाँ कहीं मिलती है, हियर यू कैन गेट अल्टीमेट। माइल्ड स्टील में भी देख सकते हो, दिस इज अल्टीमेट एंड दिस इज यील्डिंग। क्लियर है नवीन, ये वाला क्वेश्चन 168 बोला था, 164, ठीक है। कंक्रीट में, ठीक है, कंक्रीट की कर्व देखो, ये क्या होती है, यील्ड होती है मैक्सिमम। कंक्रीट में यील्डिंग होती ही नहीं, कंक्रीट का यील्डिंग पॉइंट जो रहता है वो बहुत पहले रहता है। कैसा एक्चुअल कर्व बनाता हूं, तो यहां कहीं पर आपको मिल रहा है क्या, प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट, यहां कहीं पर मिल जाता है यील्डिंग पॉइंट, थोड़ा ही आगे पीछे, यहां कहीं पर यील्डिंग पॉइंट मिल जाता है, यहां पर मिलता है, या इस पॉइंट पर कहीं पर, यहां पर कहीं पर मिलता है आपके पास पर अल्टीमेट पॉइंट। हाँ, 164 का आंसर क्या बताया था अपन ने, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बताया होगा ना। तो इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बेसिस पर अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, एफ सी के। कब लेते हैं अपन इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो रहती है वो यील्ड स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, इट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और ये स्ट्रेंथ भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। हमने अज्यूम किया कि दिस इज अल्टीमेट, कितना अल्टीमेट अज्यूम किया, 0.67 एफ सी के। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने के बाद 1.5 लेने के बाद अपन परमिसिबल बोल देते हैं। तो आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है आपके पास पर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। क्लियर है नवीन, क्या बोल रहे हो 45, अरे 0.45 आएगा ना इसको सॉल्व कर कर। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 170 ये कर लिया था। कितने दिनों के बाद देखने को मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 169 का आंसर दिया था सभी ने, है ना, आफ्टर 28 डेज, 28 दिनों के बाद आपका रेट और तेज हो जाएगा। 28 दिनों के पहले भी तेज रहता है, ऐसा नहीं कि उसके पहले कम रहता है, उसके पहले भी तेज रहता है। The shrinkage in cement concrete decreases with श्रिंकेज का रिलेशन मॉइस्चर से है, मॉइस्चर हटा दो तो डिक्रीज हो जाएगा, मॉइस्चर को रिमूव कर दो डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, तो आज 170 170 क्वेश्चन तक करते हैं, कल अपन स्टार्ट करेंगे इसके आगे, है ना, कल स्टार्ट करेंगे आगे। अभी मैं कुछ फाइल शेयर कर रहा हूँ आप लोग को, फाइल देखिएगा आप लोग, है ना, आप लोग के ग्रुप में। और आप में किसके पास सभी के नंबर है, आप में से कौन है जिसके पास आप सभी लोग के नंबर है, जितेंद्र, जितेंद्र मुझे टेक्स्ट करना, मुझे टेक्स्ट करना।
हाँ तो तुम मुझे सेंड करना है, मैं सबको सेंड नहीं करूंगा, तुम मुझे सेंड करना है, मैं फिर सेंड करूंगा, ठीक है। और मैं कुछ ग्रुप में भी डाल रहा हूँ, तो वो ग्रुप में भी जो चीज़ें डालूंगा उसको भी पढ़ना थोड़ा, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं, कल अपन मिलेंगे और वो एग्रीगेट का एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, इन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे जिसके अंदर वो आपके पास पर रिलेशन था। और ये मिक्स डिजाइन वाला पार्ट होगा तो क्लास के एंड में बताऊंगा मैं, है ना। एक रिलेशनशिप वाला था ना, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला एक वो क्वेश्चन, एक एग्रीगेट वाला जिसमें मैं आपको फाइनेंस मॉडल्स के बारे में बताऊंगा, और वो मिक्स डिजाइन वाला जब खत्म होगा तब बताऊंगा यार मैं, ठीक है नवीन। क्विज के बारे में यही बता रहा हूँ कि आज क्विज है 8 बजे से, और अपने सभी फ्रेंड को बोलना है कि क्विज में आए, ठीक है। नो हिंट, नो हिंट एट ऑल। हिंट बताया था ना, स्टार्टिंग में दिया था, सब आएगा पूरा, जितना आता है टॉपिक सब आएंगे, सब आएंगे, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आएगा। पेंट आएगा, वार्निश आएगा, कंस्ट्रक्शन के पार्ट से आएगा क्वेश्चन, और टिम्बर के पार्ट से क्वेश्चन आएगा, कंक्रीट आएगा, सीमेंट आएगा, ब्रिक आएगा, स्टोन आएगा, और क्या है, ब्रिक मेसनरी आएगा, वहां से भी क्वेश्चन आएगा, स्टोन मेसनरी से भी क्वेश्चन आएगा। शुरू के बता दो, बहुत शाबाश। चलो बाय बाय, गुड डे, खुश रहो।